पता है घर इतने छोटे होते हैं कि सीढ़ियाँ देखिए कि एक साथ दो लोग सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते, इतनी पतली सीढ़ियाँ होती हैं, तो एक एक करके आपको जाना होगा। अब हम चल रहे हैं ऊपर और आपको दिखाएंगे कि वो बच्चे जो अपने घर से काफ़ी दूर यहाँ दिल्ली आकर तैयारी करते हैं कैसे रहते हैं। करीब 4-5-6 साल लग जाते हैं बच्चों को तैयारी करते करते, और ये नहीं पता होता कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उस मशक्क़त के साथ भी बच्चे लगातार तैयारी करते रहते हैं। आइए चलते हैं। आ जाए भैया, कोई दिक्कत? भैया पढ़ाई कर रहे थे, देखिए आप अकेले रहते हैं यहाँ पे? तैयारी चल रही है? जी जी। बैठिए, हम थोड़ा बात करेंगे। अस्त व्यस्त है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, कहाँ बैठे। मैं आती हूँ ना। भैया का जो पूरा कमरा है उसमें इंसान से ज़्यादा किताब रहते हैं। एक बार उधर दिखाइए आप, पूरा मेज किताबों से भरा हुआ। पढ़ी हैं किताबें? हाँ, बहुत सारे किताब पढ़ चुका हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? मैंने 2019 में यहाँ आया था दिल्ली में। अच्छा। जी। कितने साल हुआ? लगभग 3 साल हो गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार पटना से आया हूँ। जी। कभी ऐसा नहीं मन होता कि मतलब बहुत हो गई तैयारी, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, क्या करें? चूँकि उबाऊपन तो हो गया है। मैंने ग्रेजुएशन 2012 में पास आउट हुआ था। उसके बाद से लगातार मैं तो कॉलेज में भी रहा, लॉ की पढ़ाई की अपने। उसके बाद ऐसा लगा कि अब कुछ ज़्यादा ही टाइम होने लगा है प्रिपरेशन के दौरान। इतना समय हम लोग को नहीं लगना चाहिए था, लेकिन हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो थोड़ा बाई डिले हम लोग ये निर्णय ले पाएँ कि सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहिए या इसमें तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, डिसीजन लेने में समझ जी आता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पैसा भी बहुत लगता होगा, बाहर आके रहना, फिर चीज़ें मैनेज करना, कोचिंग का अपना एक पैसा लगना, फिर उसके बाद तैयारी का अपना एक पैसा लगना। तो मैंने तो यहाँ दृष्टि क्लासेस ज्वाइन की थी, दृष्टि IAS। तो पैसा तो बिल्कुल वो लगता ही है। हम लोग का फ़ी लगा था 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपए? जी जी। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये रूम रेंट इतना ज़्यादा लगता है, लगभग 8,000 इस रूम का हम लोग मंथली देते हैं। तो थोड़ा टफ तो है ही, घर से अब पैसा लेना भी बड़ा मुश्किल होने लगा है। तो ये सब समझ नहीं बेटा, कब होगा सिलेक्शन? बिल्कुल, घर से तो दबाव होता ही है और लगातार मिल भी रहे हैं दबाव। अच्छा, फिर क्या मतलब पेपर समय पे नहीं हो पाता है, ये सारी दिक्कतें भी होती हैं? हाँ, चूँकि मैं खासकर PCS तैयारी करता हूँ, BPSC की। तो BPSC में तो डिले हो रहा है इधर। लगभग एक एग्ज़ाम को फाइनली कराने में 2.5 से 3 साल लग जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है डिमोटिवेट होने का, क्योंकि लगातार अगर मैं एक बार अगर आप किसी का PT नहीं होता है तो अगर PT आपके रुकने का मतलब है फिर 2.5 साल 3 साल आप डिले हो चुके हैं। तो ये सब समस्या है जो छात्रों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि बिहार सरकार अच्छी निर्णय ले और BPSC को रेगुलर कंडक्ट करे, ताकि जिस छात्र का एज अब ज़्यादा होने लगा है उनको इस तरह का समस्या झेलना ना पड़े और ये प्रशासनिक सेवा से बाहर ना हो सके। तो हम लोग यही बिहार वाले मैक्सिमम बच्चे दिल्ली आके तैयारी करते हैं, बिहार में नहीं है उतनी सुविधाएं तैयारी करने की। हाँ, ये भी एक समस्या है, क्योंकि बिहार में अधिकतर रेलवे SSC तक ही सीमित हो जाते हैं और जो भी बिहार से शिक्षक भी हैं वो दिल्ली मूव कर जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी समस्या है कि पटना में बहुत तरह का माहौल भी नहीं मिल पा रहा है। वहाँ मेनली SSC रेलवे की ही तैयारियाँ हो पाती है। और एक कारण ये भी है कि जो बिहार से दिल्ली आ रहे हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए आ रहे हैं, यानी वो UPSC का भी ये चांस लेना चाहते हैं। तो खासकर PCS के लिए तो बिहार में उतना अवेलेबल है माहौल, लेकिन UPSC का देखा जाए तो वहाँ बिल्कुल नहीं दिखता है। तो यहाँ हम लोग मूव इसलिए किए कि UPSC भी कर लेंगे और PCS भी होता रहेगा तैयारी। अच्छा, कोविड टाइम में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, मतलब पेपर लगातार एक बहाना था कि मतलब कोविड चल रहा है तो पेपर नहीं करा सकते, बच्चों के हेल्थ को लेके एक टेंशन थी सरकारों को, तो पेपर नहीं हुआ। उस बीच में जिन लोगों का एज क्रॉस हो गया होगा या जो लोग नहीं बैठ पाए होंगे, उनका क्या हुआ? उनके लिए कुछ बना, कोई कानून बना, या ये उनके थोड़ी सिंपैथी हुई सरकार को हुई होगी कि भाई तुम्हारा पेपर नहीं करा पाए तो तुमको ये छूट देते हैं, ऐसा कुछ नियम कानून बना? नहीं बना। कितने साल हुए आपको यहाँ दिल्ली आए, कहाँ से आए थे, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, ये बताइए।
मैं सुभाष ठाकुर मेरा नाम है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं यदि अपनी बात करूँ तो मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा हूँ। 2020 और 21 में ये जो 2 वर्ष हैं ये पूरी तरीके से कोरोना की भेंट चढ़ गए। आप उस समय कहाँ थे, बिहार थे या दिल्ली में थे? मैं जब पहला लॉकडाउन लगा तब मैं दिल्ली में ही था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद चूंकि उस समय की स्थितियां कितनी भयावह थी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये पब्लिक डोमेन में है। उस समय जान बचाने की वो थी कि जान बच जाए, कहीं मुझे भी ना इन्फेक्शन हो जाए, मैं भी ना कहीं स्वर्ग सिधार जाऊं। इसलिए हम लोगों के बीच में भी डर का माहौल था। तो सारे बच्चे अपने अपने घरों की ओर लौट गए। पहला जो 2020 में पहला जो लॉकडाउन लगा वो 21 दिनों का लगा। हमें लगा कि 21 दिनों के बाद लॉकडाउन खत्म होगा, हम फिर वापस अपने स्टडी की ओर लौट जाएंगे, लेकिन वो बढ़ता ही गया। फिर पहली लहर से लोग बाहर निकले ही नहीं थे कि 21 में दूसरी लहर आ गई जो पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो फिर आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? मैं पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा था। 2000 परिवार कैसा माहौल है घर का? आर्थिक स्थिति बहुत आर्थिक, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। फादर एक्स आर्मी है, भाई भी CISF में है, और मतलब मैं बहुत अमीर परिवार का नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार है। तो मतलब एक सपना लेकर के मैं दिल्ली आया था कि वहाँ जाऊँगा और कुछ बन के लौटूंगा, लेकिन कोरोना महामारी ने उस सपने को हमसे छीना है। अब हम स्टूडेंट, मेरा ही नहीं मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट की ये स्थिति है कि न हम तो ठीक से जी पा रहे हैं और न मर पा रहे हैं। हमारी स्थिति बहुत बुरी है। और भारत सरकार ने कोरोना महामारी से कोरोना महामारी ने जहाँ नुकसान पहुँचाया, हर सेक्टर को राहत पहुँचाई है भारत सरकार ने। लेकिन जो प्रतियोगी छात्र वर्ग है वो अब तक राहत से अछूता है। और हम लोग पिछले 2 सालों से मांग कर रहे हैं कि माननीय भारत सरकार इन 2 वर्षों में जो लोग ओवर एज हो गए या जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए यूपीएससी में, बैंकिंग में, SSC में, उनको 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे। और ये हमारी मांग जो है वो यूं ही हवाई नहीं है। हर डिपार्टमेंट की एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो जो यूपीएससी है वो DOPT के अंतर्गत आता है। तो DOPT से जो संबंधित स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसके चेयरमैन है सुशील कुमार मोदी जी, जो बिहार में भाजपा के सबसे बड़े लीडर हैं। सरकार भी भाजपा की है, उस कमेटी के चेयरमैन भी भाजपा के हैं। उस कमेटी का रिकमेंडेशन है कि यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है महामारी के 2 वर्षों में, इसलिए सरकार इनको संवेदनशीलता के आधार पर कंपनसेटरी अटेम्प्ट और उसके अनुसार आयु सीमा में छूट देने की बात करे। चूँकि ये पैन इंडिया की समस्या है, पूरे भारत के छात्र इसमें बैठते हैं। तो कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को, कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर के गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें जजमेंट है वो 2 जजमेंट जो है यहाँ उल्लेखनीय है। एक है अरिजीत शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें कोर्ट कहता है कि जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इन अभ्यर्थियों को मतलब उम्र सीमा में छूट और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने पर विचार करे और 2 सप्ताह के भीतर इस पर कोई निर्णय ले। एक दूसरा केस है अरिजीत शुक्ला, ये अभिषेक आनंद सिन्हा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें कोर्ट कहता है कि चूंकि ये एग्जीक्यूटिव का मामला है इसलिए हम इसमें सीधे इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इनकी मांग वाजिब है और सरकार के पाले में छोड़ दिया कि सरकार इन छात्रों के पक्ष में, मतलब छात्रों के संबंध में लेनियंट व्यू रखे, मतलब नरम रुख अपनाए। किंतु सरकार के लिए वो बाध्यकारी नहीं था। सरकार आज तक इस पर कुछ नहीं की है, तो वो ठंडे बस्ते में चला गया। हम लोग लगभग 300 प्लस सांसदों से मिल चुके हैं, जिसमें से 150 लगभग सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए पत्र भी लिखा है कि इन छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है। इनका एक बचपन का सपना होता है जिसको ये लोग लेकर के सोते हैं, जागते हैं, वो सपना कोरोना के महामारी के कारण दम तोड़ रहा है। तो सरकार इनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी दे ताकि ये एग्जाम में बैठ सके। ये छात्र कोई नौकरी देने की मांग तो कर नहीं रहे हैं, एग्जाम में बैठने के लिए एक फेयर अपॉर्चुनिटी की मांग कर रहे हैं। यदि ये अयोग्य होंगे तो एग्जाम में ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, किसी शायर ने कहा है कि तुझसे मैं क्या कहूँ तेरे सामने मेरा हाल है, तुझसे मैं क्या कहूँ तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नज़र की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने एक छोटे से निर्णय से लाखों छात्रों के आंखों से आंसू पोंछ सकते हैं। आपके लिए एक बहुत छोटी सी बात है, किंतु आप अगर हमें फिर से एग्ज़ाम में बैठने का मौका देते हैं तो हमारे छात्रों, हम जैसे हजारों लाखों छात्रों के बीच फिर से एक उम्मीद की चिंगारी जल उठेगी और हम ताउम्र आपके कृतज्ञ रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 और 2019 के आम चुनावों में हमें युवाओं ने आपको सराखों पर बिठाया था। उस लिहाज से भी हमारा कुछ अधिकार है कि हम आपसे कुछ मांग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो आप जैसे और बच्चे होंगे जिनका एज खत्म हो गया होगा, वो बच्चे क्या लौट गए अपने घर, खेती किसानी करने लगे, या अभी भी एक उम्र, मतलब एक उम्र के पड़ाव में पहुंच गए, लेकिन क्या अभी भी
हुक्मरानों की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि शायद एक बार हमारी तरफ देख ले। बड़ी अच्छी लाइन आपने कही कि बस एक नज़र देख लीजिए, हमारी ज़िंदगी की बात है। तो वो लोग आपकी तरह इतना पॉजिटिव है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं या लोग लौट गए अपने घर खेती? मैडम, ये यूपीएससी की जो तैयारी है, ये एक मतलब इसको यूपीएससी की तैयारी को युवाओं का कब्रगाह कहा जाता है। एक उम्र लग जाती है इसकी तैयारी में। मैक्सिमम बच्चे यहाँ आपको मिलेंगे जो 5 से 10 सालों से तैयारी कर रहे थे, और कोई कहेगा कि भाई 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट आपने दिया तो नहीं हुआ, तो अब 1 अटेम्प्ट मिल जाएगा तो क्या होगा। लेकिन हर अटेम्प्ट इसमें मायने रखता है। सिलेक्शन तो किसी एक ही अटेम्प्ट में होगा। और हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं, हम कोई सोना का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए हैं। हम हायर एजुकेशन के लिए भी लोन लेते हैं, और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उस लोन को रीपे करने के लिए हम तुरंत कोई काम करने लग जाते हैं। 2-3 साल काम करते हैं, उस लोन को रीपे करते हैं, तब तक घर में बहन जवान हो जाती है। तो अभी तक बहुत ऐसे बच्चे होंगे आपकी तरह जो रिश्तेदारों से पैसा मांग के कैसे कैसे एडजस्ट करके यहाँ दिल्ली में एक सपना लेकर आए होंगे कि लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना है, वो नहीं पूरा हो पाया, कोविड कारण हो या जो भी। तो क्या वो बच्चे जो लोन लिए हुए थे या जो कर्जा लिए हुए थे अपने रिश्तेदारों से, उसको पूरा करने के लिए मतलब काम धंधा शुरू कर लिए, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अभी और थोड़ा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है, थोड़ा और? अभी सरकार से हमारी उम्मीदें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इतने कठोर नहीं है। मुझे पता है कि हमारी जो मांग है यदि एज इट इज़ माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए तो वो इतने लोकसभा में मुद्दा बनाएंगे आप? तो अभी भी बिना चुनाव के आपको लगता है सरकारें इस बारे में सोचती हैं? मतलब आपको बुरा लग रहा होगा, पर हम पत्रकार हैं तो इस चीज़ को ऐसे ही लेते हैं कि सरकार किसी चीज़ को मुद्दा तब बनाती है जब उसको लगता है कि ये जो यूथ है वो वोट देंगे, तो उनको लगता है कि अरे अगर हम आपकी बात ना सुने तो शायद आप वोट ना दें। तो आपको लगता है कि आप लोग इस चीज़ को मुद्दा बना पाएंगे कि सरकारों को लगेगा कि हाँ इस चीज़ पर बात करनी? अगर आप ये मुद्दा नहीं बना पाते तो सरकार, मुझे नहीं लगता है कि ध्यान देगी। मुझे पता है, आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ कि डेमोक्रेसी में कोई भी फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है कि इसमें हमारा कितना बड़ा वोट बैंक है। ये तो हमारा जो स्टूडेंट वर्ग है ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। सरकार हमको हल्के में न ले, क्योंकि 2024 में 2014 और 19 में हमने आपको सराखों पर बिठाया था, तो 24 में हम कोई स्टैंड लेने पर मजबूर ना हो जाए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आपको देना ही है तो आप 24 का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अभी भी दे देंगे तो 24 में इसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही। एक राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियों से मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि मिट गया जब मीटने वाला, तो सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। आप 20 में 21 में लोगों का अटेम्प्ट खत्म हो गया है, 2 सालों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। यदि 24 में जाकर के आप हमें एक अटेम्प्ट दे ही देंगे, 2 अटेम्प्ट दे ही देंगे, तो फिर जो हमारा लॉस हो गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। किसी शायर ने लिखा है कि मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे, गर तो इत्तफाकन मिल भी जाए तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 24 में अगर आप दे भी देंगे, लेकिन जो दर्द हम झेल रहे हैं, तो जिस दर्द को हम महसूस कर रहे हैं, रात में नींद नहीं आती है, कैसे कैसे करके जब नींद आती है 1 घंटे के बाद फिर नींद खुलती है और आंखों में वही सपना चलता होता है कि अरे आज ऐसा घोषणा हो गया, हम लोगों को अटेम्प्ट मिल गया। जैसे ही ये सपना देखता हूँ नींद खुल जाती है। हमारी मनोदशा को आप समझ सकते हैं। इसको लेकर के 2024 तक हम नहीं जीना चाहते हैं। इसलिए हमारे दर्द पर मरहम लगाइए माननीय प्रधानमंत्री जी। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे पता है कि आप इतने निर्दयी नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हमारी बात को दबा दी जा रही है। अगर हमारी मांग ठीक ठाक जैसे हम कर रहे हैं वैसे अगर आप तक पहुंच जाए तो आप हम युवाओं के फेवर में निर्णय जरूर लेंगे। आपको इसके लिए न तो संविधान में संशोधन करना है, न ही पार्लियामेंट में बिल लेकर के आना है, न तो इसके लिए सरकार के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है। बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके आप ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है पहले 2015 में यूपीएससी ने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया है, 2014 में दिया है, 1992 में दिया है, जबकि वो सब बहुत कमज़ोर ग्राउंड था, केवल सिलेबस चेंज हुआ था। तब सरकार कह सकती थी कि सिलेबस ही तो चेंज हुआ है, सिलेबस क्या होगा ये स्टूडेंट नहीं तय करेंगे, ये सरकार तय करेगी। लेकिन तब की सरकार इतनी संवेदनशील थी कि उन्होंने छात्रों की मांग को सुना और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया। और 2015 में जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला है तब यही आपकी सरकार ने दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी। 15 में भाजपा की सरकार थी। तो आप ये तो कोरोना महामारी है, वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस है। 100 सालों में एक बार ऐसी पैंडेमिक आती है। आज से 100 साल पीछे यूपीएससी का ही अस्तित्व नहीं था। 1919 में इससे पहले पैंडेमिक आया था। यूपीएससी का गठन 1926 में हुआ है। तो इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है पैंडेमिक का। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी आप एक लेनियंट व्यू रखिए हम छात्रों के ऊपर। और राहत इंदौरी की पंक्तियों से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि सितारे नोच कर ले जाऊँगा मैं,
सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं, खाली हाथ घर जाने का नहीं। जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, जब निकल पड़े हो तो ठहर जाने का नहीं। जय हिंद। अच्छा, पता है ये वो बच्चे तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे उम्र के ही आप होंगे, पर ये वो अभ्यर्थी हैं ना जो मतलब पिता की मजबूरी, समस्याएं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक बड़ा सपना लेकर अपने घर से कंधे पर बस्ता लेकर निकलते हैं। इन्हें नहीं पता होता कि वो मंजिल इन्हें मिलेगी कि नहीं, वो सपना ये पूरा कर पाएंगे या नहीं, फिर भी निकल जाते हैं अपने घर से बहुत दूर। होली, दिवाली, दशहरा भी कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पढ़ना होता है, एक सपना पूरा करना होता है। उसके बाद ऐसी कोई महामारी आ जाती है, कोरोना, ये ऐसी चीज़ें जिसको ये बच्चे खुद नहीं लाते हैं, ये अभ्यर्थी खुद नहीं लाते हैं। ये प्राकृतिक आपदा है और इसकी वजह से अगर इनका कोई मौका छीन लिया जाए, इनसे इनका हक छीन लिया जाए, ये तो गलत बात होती है। मतलब अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद आप लोग को 1-2 बार मौका मिला होता, आप पेपर में निकलते नहीं निकलते वो अलग बात थी, शायद कुछ बेहतर ही बने होते। 4 बार परीक्षा देते, 4 सवाल ही जान जाते कि मुझे ये 4 सवाल नहीं आते हैं, कम से कम यही सीख लेते। तो ये मौका जो इनसे छीना गया है, इसलिए ये बहुत परेशान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी संवेदनशील होकर कुछ मांगे रख रहे हैं। देखिए भाई, मुझे नहीं पता कि आप लोग ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा पाएंगे या नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर करिए ताकि मोदी जी तक पहुँचे इनकी बात, है ना। अब आप ही लोग दर्शक हैं, आप ही लोग पहुंचा सकते हैं। मेरे बस का सिर्फ इतना था कि मैं आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगा कि पुरानी वाली लाइन सुने। हाँ, पुरानी वाली लाइन की बस, माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आपको देना ही है तो जल्दी से जल्दी दे दीजिए। हमें अब इतना दर्द अब मेरे से झेला नहीं जा रहा है। अगर आप 24 में देंगे, लेकिन 24 तक जो हम सफ़र करेंगे उसको फिर मैं कैसे बयान करूँगा? फिर तो देना ना देना एक ही हुआ। अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसी बात को किसी शायर ने कहा है, राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियाँ मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका प्याम आया तो क्या। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको मैं एक शेर और भी कोट करना चाहूँगा। तुझसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्ते नसी था, तुझसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्ते नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, करबद्ध निवेदन है कि जब तक आप सत्ता में हैं कुछ ऐसा कर जाइए कि पीढ़ियां याद रखें आपको। और हम युवा वर्ग जिसने आपको सलाखों पर बिठाया है, उसके लिए तो आप एक लेनियन व्यू रखिए ही। मुझे भरोसा है कि आप इतने निर्दयी नहीं हैं। कुछ ऐसा कर जाइए कि हम लोग आगे भी अपना समर्थन आपको दें। थैंक यू। क्या नाम था आपका भैया? सुभाष ठाकुर। अच्छा, सुभाष भैया जो है वो रिक्वेस्ट बहुत कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर जब उनको चीज़ें याद आ रही हैं तो फिर अपनी शायरी में वो गुस्सा भी जता दे रहे हैं। उन्होंने एक लाइन जो बोली कि इससे पहले जो यहाँ तक पे था उसको इतना ही यकीन था कि वो तक पे बना रहेगा, लेकिन ये जो युवा है ना, वो किसी को भी सत्ता से निकाल सकते हैं, उनको सत्ता पे बैठा सकते हैं। तो इतना मजाक मत लीजिए इन बच्चों को। कम से कम 5, 6, 7, 8 साल से ये बच्चे अपने घर से, अपने माता पिता से दूर हैं, बच्चे ही हैं किसी के, तो उनको याद आता होगा अपने पिता का, अपनी माँ का। 5 सालों से दिल्ली में हूँ, 5 सालों से छठ पे घर नहीं गया। मैं बिहार का हूँ। बिहार में छठ कितना बड़ा त्यौहार होता है। छठ के दिन जब यहाँ होता हूँ, आँख से आंसू आने लगते हैं। मैडम, ये स्थिति हमारी कि आज मुझे एक डर भी होता होगा कि अगर गए तो मोहल्ले वाले ही पूछ लेंगे, बेटा हुआ नहीं। वो भी है। घर जाने पर लोग भले ही मुंह से सवाल ना करें लोग, लेकिन लोगों की आंखें सवाल करती हैं कि अरे क्या हुआ, इतने सालों से दिल्ली में हो। लेकिन मतलब एक गूंगे की गुड़ के बराबर है। गूंगे को गुड़ खिलाया गया, उसे पूछा गया कि तुम्हें कैसा लगा, वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। वही स्थिति आज हमारी भी है कि हमारे पास कुछ बताने को है भी नहीं, हम क्या बताएं, कोई जवाब नहीं होता हमारे पास। और उसमें कोरोना जैसी महामारी ने हमारा अवसर छीना है। तो भारत सरकार को एक लेनियन व्यू रख करके इसका कंपेंसेशन देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 10th के बच्चों को बिना एग्ज़ाम का पास कराया, 12th के बच्चों को बिना एग्ज़ाम का पास कराया, यूजी पीजी वाले को प्रमोट किया, अभी आर्मी एस्पिरेंट को 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, नेट और जेआरएफ वाले को एक्सटेंशन दिया गया, सीए वाले को मिला, आईआईटी वाले को मिला, हर सेक्टर को मिला। तो हम आपके दुश्मन हैं क्या? हमसे क्या दुश्मनी है? हमें भी एक मौका दे दीजिए। हम नालायक होंगे तो एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हम तो नौकरी मांग नहीं रहे हैं, एक फेयर अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि हम एग्ज़ाम में सही तैयारी करके बैठ पाए। कोरोना के कारण हमारे कोचिंग संस्थान बंद थे, हम लोग अपने घरों की ओर लौट गए। हमारे पास न तो बुक्स थे, न इंटरनेट कनेक्टिविटी, कोई ऐसे न अध्ययन सामग्री थी हमारे पास। हम कैसे तैयारी करते? हमारे दर्द को समझिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर कुछ न कुछ इस पर लेनियंट व्यू रखेंगे। और फिर मैं इस शेर से
वो अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि तू मत पूछ मुझसे, मेरा हाल तेरे सामने है, तेरी एक नज़र की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आप एक अपने छोटे से निर्णय से हम लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, हमारे अंदर फिर से उम्मीद की चिंगारी जल उठेगी। जय हिंद। ये एक सपना है और मुझे लगता है कि अगर भैया ने ही कहा है कि अगर शायद मोदी जी तक उनकी बात पहुंच जाए तो वो इतने पत्थर दिल नहीं है, वो शायद पिघल जाएंगे और एक मौका दे देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अमूमन वीडियो में ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप देखें ना देखें ये आपकी चॉइस है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि कई लोगों के सपने जुड़े हैं। जब भैया अपने घर की बात कर रहे थे, अभी छठ वाली बात जब इन्होंने की तो जाने अनजाने इनका आँख भर आया था, वो मैंने नोट किया। तो पता है ये जो लड़के होते हैं ना, वो हम लड़कियों की तरह रो नहीं देते ऑन कैमरा, ये थोड़ा पत्थर दिल होते हैं। तो ये सिर्फ अपनी बातों से बोलने की कोशिश करते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। मैं थोड़ा संवेदनशील हूँ, समझ गई आपकी बात की छठ हर बिहारियों का एक ऐसा त्यौहार है ना कि मतलब छठ की बात आने के बाद वो जो ठुकुआ है वो महकने लगता है उतना दूरी से। तो मैं समझ रही हूँ आपकी बात। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इन बच्चों की परेशानी समझ पा रहे हैं, इन अभ्यर्थियों की परेशानी समझ पा रहे हैं, इन स्टूडेंट का संघर्ष समझ पा रहे हैं, तो एक मौका इनको भी दीजिए। इनको आप प्रमोट होना नहीं मांग रहे हैं, बस परीक्षा में बैठना मांग रहे हैं। चाहते हैं कि एक दो बार बस परीक्षा में बैठ के ये जान लें कि कौन से ऐसे 10 सवाल हैं जो 5 साल की 6 साल की तैयारी में भी इनको नहीं आते हैं। बस यही एक मौका चाहते हैं। आप बीपीएससी के लिए भैया कुछ बता रहे थे कि देखिए, अभी बिहार में ऐसा माहौल बन गया है। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, मैं पेशे से फैकल्टी भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। मेरे से अभी 2000 बच्चे मुखर्जी नगर में जुड़े हैं जो कि बीपीएससी का तैयारी करते हैं। आज बीपीएससी के बच्चों का मनोदशा ऐसा हो गया है, एक हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी जब से आए हैं तब से तो लग रहा है कि उनका कार्यभार मीडिया बंधु प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो रहा है। सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिल रहा है। आयोग के साइट पर कुछ अपडेट नहीं हो रहा है। अभी देखिए 20 को और 21 तारीख को 20 और 22 को पेपर होना था, परसेंटाइल सिस्टम था। उसके लिए बच्चों पटना में आंदोलन किए, दिल्ली में आंदोलन किए, तो उसको कर 21 आंदोलन किया कि पहले से बीपीएससी का पेपर एक शिफ्ट में होता था, 12 बजे से 2 बजे तक होता था और सीसेट नहीं है बिहार में, सिर्फ एक जीएस का पेपर होता है। लेकिन अधिक आवेदन आने के कारण बीपीएससी के चेयरमैन साहब बोले हैं कि 6 लाख प्लस अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, जिसकी वजह से मुझे दो बार पेपर कंडक्ट कराना पड़ेगा, 2 शिफ्ट में बांटना पड़ेगा। तो उन्होंने एक डेट अपना डिसाइड किया 20 तारीख और 22 तारीख, जिसमें उन्होंने परसेंटाइल सिस्टम भी लगाया। और परसेंटाइल क्या है, एक्चुअली हम भी इस पर बहुत रिसर्च किए तो मुझे पता चला भारत में सबसे पहली बार परसेंटाइल का अगर कोई पेपर हुआ है तो कैट का एग्जाम हुआ है। कैट का परसेंटाइल में ये होता है कि उसमें एक शिफ्ट का जो पेपर हुआ और दूसरा शिफ्ट का जो पेपर हुआ तो दोनों को इक्विवेलेंट किया जाता है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर अगर टॉप हो गए, सेकेंड शिफ्ट वाले अगर इजी आ गए तो दोनों को मर्ज किया जाता है कि उसमें का सेकेंड शिफ्ट वाले का कटअप कितना गया है, ठीक है, उसके फर्स्ट शिफ्ट वाले को इक्विवेलेंट किया जाता है। तो चेयरमैन साहब का सीधा स्टेटमेंट था कि इसे कठिन वाला होता है उसमें कुछ नंबर प्लस कर दिए जाते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। जी, उसका एक मापदंड है, एक प्रक्रिया है, जिसमें उसमें ये है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अगर हार्ड आया तो उसमें जो टॉपर बच्चा है जो स्कोर किया है 150 में अगर 110 नंबर किया है और सेकेंड शिफ्ट का अगर इजी आ गया तो इसमें 130 किया है तो उसमें के टॉपर का 110 और 130 को इक्वल मानकर कटअप निर्धारित किया जाएगा। ये है परसेंटाइल सिस्टम। लेकिन इसमें इतना पेचीदा है कि अध्यक्ष साहब अतुल प्रसाद जी सीधा बोले कि हम 10,000 बच्चा को मुझे पीटी में सिलेक्शन लेना है तो 5,000 फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे को ले लेंगे और 5,000 सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे को लें। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अगर 6 लाख अभ्यर्थी है तो ये भी हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले में 3 लाख बच्चे बैठेंगे और सेकेंड शिफ्ट वाले में 1.5 लाख बच्चे बैठेंगे, क्योंकि पूरा जितना आवेदन होते हैं उतना तो बच्चे पेपर देते नहीं हैं। तो एक कैसे कैटेगरी बाई वो डिसाइड करेंगे, कटअप को कैसे निर्धारित करेंगे? वो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, वो तो एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं कि हम भी ऐसे पढ़े, हम भी गेट का पेपर देते थे, मैट का पेपर देते थे। अरे वो ये नहीं है, ये कमीशन का पेपर है। इसको आप समझिए अच्छी तरह से कि कितना सारे बच्चे का उम्मीद जुड़ा हुआ है। आज मेरे पास ऐसा सिचुएशन है मैडम, 2000 से ज़्यादा बच्चों का कॉल आते हैं, 2000
2000 से अधिक बच्चे का, 500 बच्चे का आज मैसेज मेरे मोबाइल पे आया है कि सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, बीपीएससी का कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं। 21 तारीख को डेट डिसाइड है, आज 5 तारीख हो गए, 4 तारीख हो गए, अभी तक आयोग का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि पेपर कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। सो ऐसा स्थिति है। तो बच्चों का मानसिक स्थिति इतना खराब हो गया है जिसका हद हिसाब नहीं। बच्चे मेंटल